अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर ज़रई ज़मीन की जो आमदन है उस पे टैक्सेशन जो है वो किस तरह से होती है, और ज़रई ज़मीन की आमदन जो है इसमें कौन सी आमदन शामिल होती है। इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखें, पहली चीज़ ये है कि ज़रई ज़मीन की आमदन में अगर आप अपनी ज़ाती ज़मीन पे काश्तकारी कर रहे हैं तो श्योरली 100% ये ज़रई ज़मीन की आमदन ही है। इस पे टैक्सेशन जो है वो सूबाई लेवल पे आपकी होती है, यानी टैक्स आपने अपनी सूबाई हुकूमत को अदा करना होता है, और उसका रेट भी मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस का यानी सूबों का डिफरेंट है। लेकिन अगर आप ठेका ले रहे हैं, ठीक है, और काश्तकारी जो है किसी और को आपने दी हुई है, तो उस सूरत में जो बंदा ठेका ले रहा होता है उसके ऊपर लाइबिलिटी होती है, यानी उसने टैक्स जो है वो पे करना होता है अपनी सूबाई हुकूमत को। इसके रेट्स की तरफ अब आते हैं। ठीक है जी। तो रेट जो है, एक शेड्यूल वन का रेट है पंजाब के अंदर, ये पर्टिकुलरली पंजाब के रेट, जो पंजाब प्रोविंस है हमारा, पंजाब का सूबा है, उसका रेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शेड्यूल वन का रेट जो है एरिया वाइज है, उसके बाद शेड्यूल टू का रेट है जो कि इनकम वाइज है। इन दोनों रेट्स के अंदर आप देखेंगे जिस शेड्यूल के तहत टैक्स ज़्यादा बनेगा उस शेड्यूल के मुताबिक जो टैक्स होगा उसकी आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, दोनों शेड्यूल जो है वो कंसीडर करना होते हैं। शेड्यूल वन को देखते हैं। ये जो रेट्स हैं यहाँ पे, ये अगर आप देखें, ये एक रेट है और ये 2 नंबर रेट है इसमें। ठीक है, तो 1 नंबर जो है इसके इसके अंदर इरीगेटेड लैंड का रेट दिया गया है। ठीक है, इरीगेटेड लैंड यानी जिस लैंड के ऊपर नहरी पानी से सैराबी होती हो उसको बोलते हैं हम इरीगेटेड लैंड। और इसके अंदर एक रूल दिया गया है कि अगर किसी बंदे की बारानी ज़मीन है, बारानी इलाके में ज़मीन है, और उसको हम बोलते हैं अनइरीगेटेड लैंड, तो फिर 1 एकड़ इरीगेटेड लैंड का जो है वो 2 एकड़ अनइरीगेटेड लैंड के बराबर है। इसकी भी मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या मतलब है। मिसाल के तौर पे पहला अगर रेट है तो इरीगेटेड लैंड के लिए, यानी जहाँ पे नहरी पानी से सैराबी होती है, 12.5 एकड़ तक एरिया वाइज शेड्यूल वन के तहत टैक्स की माफ़ी है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम अनइरीगेटेड लैंड पुट करेंगे, जो बारानी ज़मीन है उसको पुट करते हैं, तो ये 12.5 एकड़ को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 एकड़ बन जाता है। तो 25 एकड़ जो है अनइरीगेटेड लैंड, उसके ऊपर टैक्स सिफर है। अनलेस के शेड्यूल टू के तहत जो है फिर भी अगर आपका टैक्स ज़ीरो बनता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर शेड्यूल टू के तहत आपका कोई टैक्स बन गया फिर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। अच्छा जी, अब इरीगेटेड लैंड है और वो एक्सीड कर रही है 12.5 एकड़ से। ठीक है जी, 12.5 एकड़ से ऊपर है लेकिन 25 एकड़ तक है तो 300 रुपये फ़ी एकड़ का रेट है। इसी तरह 25 एकड़ से अगर ऊपर आपकी लैंड है और 50 एकड़ तक है तो 400 रुपये फ़ी एकड़ का रेट है। 50 एकड़ से ऊपर अगर आपकी लैंड है तो 500 रुपये फ़ी एकड़ का रेट है। मैच्योर ऑर्चर्ड क्या होते हैं? बागात जो कि फ़्रूट दे रहे हैं, इसको हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, कानून क्या कहता है इसके बारे में। कितनी एज का जो बाग होगा वो मैच्योर कहलाएगा, क्योंकि मैच्योर ऑर्चर्ड पे ये रेट नहीं लगेगा। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग मैच्योर ऑर्चर्ड का वर्ड जो है वो आ गया है। तो आपका जो बाग है जो कि फ्रूट दे रहा है, इरीगेटेड अगर है तो 600 रुपये फ़ी एकड़, और अनइरीगेटेड अगर है तो 300 रुपये फ़ी एकड़ उस पर रेट लगना है। अगेन आपको बताता चलूँ कि ये चूँकि ये जो दोनों वन और टू रेट्स हैं ये शेड्यूल वन के रेट हैं। ठीक है, तो शेड्यूल टू के अगेंस्ट अगेन जो टैक्स है वो आप पे कैलकुलेट किया जाएगा। दोनों शेड्यूल में जिस शेड्यूल के तहत टैक्स आपका ज़्यादा बनेगा उसके तहत आपने टैक्स की अदायगी करनी है। अब शेड्यूल टू पे आते हैं। शेड्यूल टू पे देखें, एक बंदा है और उसकी सालाना एग्रीकल्चरल इनकम 4 लाख तक है तो 0% टैक्स है। 4 लाख से ज़्यादा है, 8 लाख तक है तो 1,000 रुपये टैक्स है। 8 लाख से ज़्यादा अगर इनकम है और 12 लाख तक है तो 2,000 रुपये टैक्स है। 12 लाख से ऊपर अगर है और 24 लाख तक इनकम है तो 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख है। ठीक है, यानी 5% जितना भी 12 लाख से ज़्यादा है उसका आपने अदा करना है। इसी तरह 24 लाख से ऊपर अगर इनकम है और 48 लाख तक है तो 60,000 रुपये लमसम प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। ठीक है,
इसी तरह अगर 48 लाख से ऊपर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम सालाना है तो 3 लाख रुपए लमसम आपने देना है प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 48 लाख रुपए। तो ये दो रेट्स हैं। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल शेयर कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो बात मैंने की, कि ये मैं कह रहा था कि ये लॉ के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि जिस शेड्यूल के तहत आपकी टैक्स ज़्यादा बनेगा उस शेड्यूल के तहत टैक्स की आप पेमेंट करेंगे। ठीक है जी, ये रेड कलर में जो है। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाए। मिसाल ले लें कि मेरे पास ज़ाती इरीगेटेड लैंड है, ठीक है, यानी नहरी पानी से जिसकी सैराबी होती है, और वो जो लैंड है उसका एरिया है 12.5 एकड़ मुकम्मल। तो मेरे ऊपर शेड्यूल 1 के तहत टैक्स जो है वो ज़ीरो बन रहा है। लेकिन अगर मैं शेड्यूल 2 में जाता हूँ तो मेरी सालाना इनकम 13 लाख रुपया साल का बनता है। ठीक है जी, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो 13 लाख रुपया सालाना यहाँ पे फॉल करेगा 4 नंबर में। ठीक है जी, इस स्लैब में फॉल करेगा। तो अब इसके ऊपर जो टैक्स बनेगा 13 लाख के ऊपर, वो बनेगा 5% ऑफ 1 लाख, यानी कि 12 लाख से ऊपर 1 लाख है तो उसका 5%, वो बनेगा 5,000 रुपये। तो अब दोनों शेड्यूल्स के तहत मैंने जब देखा, कंसिडर किया, तो मेरे ऊपर जो टैक्स है वो 5,000 रुपये सिर्फ जो है वो बन रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि अब मिसाल ले लें कि किसी बंदा, कोई पर्सन ए है, उसके ऊपर उसका जो हमने टैक्स है एग्रीकल्चर इनकम पे कैलकुलेट करना है, और वो बागों का मालिक है, कोई फ्रूट के बागात हैं उसके। तो अब ये जो बंदा है इसके ऊपर जो है मिसाल ले लें 10 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, इरीगेटेड है। तो 10 एकड़ का टैक्स जो है वो 600 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से 6,000 रुपये जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, शेड्यूल 1 के तहत 6,000 रुपये टैक्स है। अब शेड्यूल 2 में आप देख लेंगे कि यहाँ पे उसकी इनकम जो है वो कहाँ पे फॉल करती है और उसका टैक्स जो है वो कितना बनता है। जैसे अगर उसकी इनकम, सेम केस ले लें कि 13 लाख रुपये थी, तो 5,000 रुपये उस पर पेमेंट ड्यू है, और इस शेड्यूल के तहत 6,000 रुपये ड्यू है। तो अब अगेन आप शेड्यूल 1 के तहत उसके टैक्स की पेमेंट करेंगे, और करेंगे आप सूबाई हुकूमत को। कभी भी फेडरल लेवल पे इसकी पेमेंट नहीं होती, क्योंकि इस जो पंजाब के अंदर इसको जो डील करता है, जो एक्ट है, वो है जी पंजाब एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट 1997। मेरे पास पड़ा हुआ है कंप्यूटर के अंदर। तो इस यानी कि इसकी जो पेमेंट होती है वो अपने सूबाई लेवल पे करना होती है। जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तब इस पेमेंट को आपने क्लियर करके फिर रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, ताकि आपको बाद में इसका कोई नोटिस वगैरह ना आए। अच्छा, अब हम एंड के अंदर ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि कानून के अंदर मैच्योर ऑर्चर्ड जो है, इसकी एज जो है इसी पंजाब एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट 1997 के अंदर जो है वो बताई गई है। आम के बागात के लिए 7 साल या इससे ज़्यादा अगर एज उनकी हो गई है तो वो मैच्योर ऑर्चर्ड कहलाते हैं, और दीगर जो तमाम बागात हैं आम के बाग के अलावा, वो 5 साल या इससे ज़्यादा अगर उनकी एज हो जाती है तो वो मैच्योर ऑर्चर्ड कहलाते हैं। ठीक है जी, तो अगेन मैच्योर ऑर्चर्ड पे रेट दोनों एप्लीकेबल होंगे। जिसमें टैक्स ज़्यादा बनेगा उसके तहत पेमेंट होगी। ठीक है जी, मैच्योर ऑर्चर्ड क्या है? जो आपके बागात जो कि फ्रूट देते हैं, उसको कानून ने इस तरह से बताया है कि इतने सालों बाद जब आप कोई भी प्लांट जो है उसको लगाते हैं तो उसकी अगर एज जो है वो 7 साल से ज़्यादा या 7 साल हो जाती है मैंगो के लिए, और इसके अलावा जितने भी दीगर फ्रूट्स हैं उनके लिए 5 साल या इससे ज़्यादा जब हो जाती है तो वो मैच्योर ऑर्चर्ड कहलाते हैं। ठीक है, फिर उन पर टैक्सेशन जो है वो डिफरेंट होती है। राइट जी।